सबको प्रणाम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास द्वारा प्रसारित इस यूट्यूब चैनल के लिए प्रचारकगण छात्रगण आप सबका स्वागत है। मेरा नाम राजवेल, मैं सभा के भूतपूर्व प्रधान सचिव रह चुका हूँ। आज हम सभा द्वारा संचालित राष्ट्रभाषा प्रवीण पूर्वार्थ पाठ्यक्रम में निर्धारित निबंध सौरभ पुस्तक से कुछ पाठों को विस्तार से देखने वाले हैं। पहला पाठ है दक्षिण की गंगा गोदावरी। इसके लेखक काका कालेलकर। उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है। उनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को सतारा महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने आजीवन गांधी विचारधारा का पालन किया। उन्होंने हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा द्वारा हिंदी की खूब सेवा की। वे राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, पत्रकार और स्वतंत्र संग्राम के सेनानी थे। उनका मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला और अंग्रेज पर अच्छा अधिकार था। वे प्रायः हिंदी और गुजराती में ही लिखते थे। आपकी प्रमुख रचनाएं स्मरण यात्रा, धर्मोदय, सप्तसरिदा आदि है। प्रस्तुत लेख भी सप्तसरिदा नामक उनकी किताब से ही लिया गया है। यात्रा वृत्तांत गद्य की एक प्रमुख विधा है। यात्रा वृत्तांत में लेखक किसी दर्शनीय स्थल से संबंधित अपने अनुभूतियों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ दक्षिण की गंगा गोदावरी भी काका कालेलकर द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है, जो उनकी रचना सप्तसरिदा से ही लिया गया है। इसमें लेखक गोदावरी नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इस पाठ के शुरू करने के पहले हम उन्मुखीकरण के रूप में देखेंगे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु। एक श्लोक है। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नदियों, मेरा स्नान करने के जल में पधारिए और आप अपनी असीम कृपा हमें कीजिए। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र एवं जीव नदी मानते हैं, उसी प्रकार गोदावरी को दक्षिण भारत में पवित्र और जीव नदी मानते हैं। गंगा और गोदावरी के बीच में तुलनात्मक लक्षण अनेक हैं। गंगा उत्तर भारत में सबसे लंबी नदी है। उसी प्रकार गोदावरी दक्षिण भारत की लंबी नदी है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय के गंगोत्री से होती है। उसी प्रकार गोदावरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी में त्रयंबक पर्वत से होती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई राजमहेंद्री शहर के समीप बंगाल की घाटी में जाकर मिलती है। कालेलकर एक बार चेन्नई से, यानी पुराने ज़माने में हम मद्रास बोलते हैं, मद्रास से वो आंतरिक यात्रा रेलगाड़ी में कर रहे थे। उस समय उन्होंने अपने दर्शनीय स्थल का वर्णन कर किया है। अभी देखिए, कालेलकर रेलगाड़ी में मद्रास से राजमुंद्री जाते समय बेजवाड़े में सूर्योदय हुआ। वर्षा ऋतु के दिन थे। फिर पूछना ही क्या था, हरे रंग का इस तरह जमीन पर पड़ा रहना और ताड़ के
पेड़ जहां जहां दीख पड़ते थे। पूर्वी की ओर किनारा ऊंचा होने के कारण उसका पानी कभी कभी ही दीख पड़ता था। इधर देखिए नहर ऐसा जा रहा है, ये रेल गाड़ी के पटरी है और उसके साथ एक नहर पानी जाने का स्ट्रीम्स जा रहा है। ये रेल गाड़ी पटरी का किनारा नहर से ऊंचा है, इसलिए नहर में कैसा पानी जाता है इसका अंदाजा नहीं कर सकता है। कालेलकर बोलते हैं सिर्फ किनारा ऊंचा होने के कारण उसका पानी कभी कभी ही दीख पड़ता था। रेलगाड़ी में हम बैठते हैं, बैठकर बाहर हम देखते समय वो पानी इनको दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि रेलगाड़ी जो पटरी में जाती है वो किनारा बहुत ऊंचा है। सिर्फ तितलियों की तरह अपने पाल फैलाकर, तितली बटरफ्लाई कैसा अपना पंख फैलाकर उड़ता है, उसी प्रकार ये नहर में कुछ नाव अपना पाल पछाकर वो तैरते जा रहे हैं। ये कालेलकर को देखने में कैसा दिखाई पड़ता है, तितलियां अपने पंख फैलाकर जाते हों ऐसा दिखाई पड़ता है। नौकाओं पर से ही उस नहर का अस्तित्व ध्यान में आता। इधर गाड़ी में बैठकर देखते समय उधर बहुत नीचे दिखाई पड़ रहे हैं नाव, एक तितली जैसी। इससे इनको मालूम होता है कि ये नहर कितने नीचे में जा रहा है। बीच बीच में पानी के छोटे बड़े तालाब मिलते थे। इस तालाबों में विविध रंगी बादलों वाला अनंत आकाश नहाने के लिए उतरता था, इसलिए पानी की गहराई अनंत सुनी गहरी मालूम होती थी। जब बादल आकाश से नीचे उतरते जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए हमें अंदाज कर सकते हैं ये नहर का डेप्थ यानी उसका अस्तित्व कितने गहराई में है, ये हम अंदाज कर सकते हैं। बीच बीच में छोटे बड़े तालाब मिलते थे, वो नहर के बीच बीच में ही छोटे बड़े तालाब मिलते थे। इस तालाबों में विविध रंगी ये बादलों वाले अनंत आकाश नहाने के लिए उतरता था, इसीलिए पानी की गहराई कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच निस्तब्ध बगलों को देखकर बर्बादी की वायु का अभिनंदन करने का दिल होता था। उसे देखते हैं अभी बीच बीच में तालाब जैसा दिखाई पड़ता है, उसमें बगुड़े बैठे हैं। ये सुंदर प्रभात का स्वागत करते हुए कालेलकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे काव्य प्रवाह में से ही होकर हम कोवूर स्टेशन तक आ पहुंचे। रेलगाड़ी जाते जाते अभी पहुंच गई कोवूर स्टेशन। अब गोदावरी मैया के दर्शन होंगे, ऐसी उत्सुकता यहीं से पैदा हुई। लेखक को उत्सुकता आने लगा, क्या अभी हम और थोड़ी ही देर में गोदावरी नदी का दर्शन होने वाला है। ऐसा पुल पर से गुजरते समय, गाड़ी अभी पुल पर जा रही है, पुल पर से गुजरते समय दाईं ओर देखें या बाईं ओर इसी उद्देड़पुर में पड़े थे। गाड़ी की दोनों ओर है, दाईं ओर देखना या बाईं ओर देखना, उनको एक कंफ्यूजन हो रहा है। इतने में पुल आ ही गया और भगवती गोदावरी का सुविशाल विस्तार दिखाई पड़ा। उनको एक प्रकार का असमंजस आ गया कि उस ओर देखेंगे या इस ओर देखेंगे। फिर उन्होंने पश्चिम की ओर देखा। वो देखने पर दूर दूर तक पहाड़ियों का एक सुंदर झुंड बैठा हुआ नजर आया। पश्चिम की ओर देखते समय एक पहाड़ों का झुंड दिखाई पड़ता है। आकाश में बादल गिरे होने से कहीं भी धूप नहीं थी। आकाश में तो पूरा बादल छा गया है, इसलिए कहीं भी धूप ही दिखाई नहीं पड़ी।
सांवले बादलों के कारण गोदावरी के धूली दूसर जली ही कालिमा और भी बढ़ गई थी। अभी नदी बगती गई, आकाश के ऊपर पूरा बादल छा गया है, धूप ही बिल्कुल नहीं, और नदी के ऊपर धूले फैले हुए हैं। ये आकाश के ऊपर काले बादल और नदी के ऊपर दिखाई पड़े ये धूल, इनको दोनों मिलाकर बहुत काला दिखाई पड़ा। ऊपर की और नीचे की इस कालिमा के कारण सारे दृश्य पर वैदिक प्रभात की सौम्य सुंदरता छाई हुई थी। वेदों में प्रभात का समय यानी बड़े सवेरे का समय कैसा होता था ऐसा वर्णन हुआ है। उसी वेदों में जो वर्णन प्रभात के बारे में हुआ है उसी प्रकार का एक दृश्य मैं देखा, इस प्रकार कालेकर बोल रहे हैं। और पहाड़ियों पर उतरे हुए कई सफेद बादल तो बिल्कुल ऋषियों के जैसे मालूम होते थे। और भी देखेंगे हम, पहाड़ देखे ना, और पहाड़ पर और भी सफेद बादल, आकाश के ऊपर तो काले बादल और पहाड़ों पर सफेद सफेद बादल दिखाई पड़ता है पहाड़ के नीचे। ये कैसा इनको दिखाई पड़ता है? ऋषियों के अपने सफेद बाल के समान ये पहाड़ और सफेद बादल उनको दिखाई पड़ा। इस सारे दृश्य का वर्णन शब्दों में कैसा किया जा सकता है? उनको आश्चर्य हो रहा है। रेलगाड़ी में, बाकी हम लोग भी रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं पर हम इधर उधर देखते हुए जाते हैं, है ना। पर कालेलकर एक प्रसिद्ध लेखक हैं, वो उनको ये सारे दृश्य एक वैदिक घटना की याद कराती है। जितना सारा पानी गोदावरी नदी में कहाँ से आया होगा उनको संदेह हो रहा है। और छोटे बड़े जहाज नदी के बच्चों जैसे थे। और गोदावरी नदी में छोटे हैं, बड़े हैं, नाव जा रहे हैं, छोटे जहाज भी जा रहे हैं। वो कैसे? मादा के स्वभाव से परिचित होने के कारण उसकी गोद में चाहे जैसे नाचे और उन्हें कौन रोकने वाला था। और हम देखते हैं छोटे बच्चे माता की गोद में खेलते समय उनको कोई भी रोक नहीं सकते हैं, वे अपने मनमाने ही उछलते हैं, कूदते हैं। उसी प्रकार की ये गोदावरी नदी में छोटे जगह से जाते हैं, नाव जाते हैं, वे इधर उधर हिंडोल करके ही जाते हैं। उनको रोकने वाला कौन है? क्योंकि गोदावरी नदी उनकी माँ है, ऐसा कालेलकर बोल रहे हैं। किंतु बच्चों की उपमा तो इन नावों की अपेक्षा प्रवाह में जहां जहां पैदा होने वाले भंवरों को देनी चाहिए। और देखिए कालेलकर बोलते हैं, पहले गोदावरी नदी में जो छोटे बड़े जहाज से चलते हैं इनको बच्चों के साथ वो बोल रहे हैं, पर तुरंत अपना विचार बदलते हुए वो बोलते हैं हम छोटे बड़े जहाज को बच्चे बोलने के अलावा पानी में, गोदावरी नदी है ना, वो पानी में बार बार बीच में चक्कर आता है, पानी का चक्कर, हम अंग्रेजी में व्हर्लपूल बोलते हैं। पानी का चक्कर आता है, ये पानी के चक्कर ही भंवर बोलते हैं। इसी को हम बच्चे बोल सकते हैं, क्योंकि ये कब पैदा होते हैं, कब गायब हो जाते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल जाते हैं। इसलिए वे कुछ देर दिखाई देते, ये भंवर 1 या 2 मिनट के लिए दिखाई देते हैं। बड़े तूफान का स्वांग रचते और उसे देखते ही हमें इतना भय हो जाता है। बड़ा तूफान आने का ये तूफान के रूप को पैदा करते हैं। एकाध क्षण में, एक क्षण सेकंड ही है, हम्स देते और फिर टूट पड़ते, फिर लुप्त हो जाते हैं ये भंवर। चाहे जहां से आते और चाहे जहां चले जाते, ये लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए कालेलकर ये भंवरों को भी बच्चे के उपमा देते हैं, क्योंकि गोदावरी नदी उनकी माँ है, माँ की गोद में ये भंवरें ये
बच्चों जैसे खेलते रहते हैं। और नदी के किनारा सफ़ेद सफ़ेद प्रासाद और ऊंचे ऊंचे शिखर और मंदिर दिखाई पड़ते हैं। भक्त लोग हर रोज नदी की लहरों पर से मंदिर के घंटनादी की लहरों को इस पार से उस पार तक भेजते रखते हैं। गोदावरी नदी अभी बगती है, इस ओर भी मंदिर है, ऊंचे ऊंचे महल हैं, मंदिर हैं। और इस ओर ये भक्त लोग क्या करते हैं, ये मंदिर में जब पूजा होती है तब घंटनाद बजाते हैं। वो घंटनाद वो गोदावरी नदी के द्वारा ही वो घंटनाद को इस ओर से उस ओर भेजते हैं। संस्कृति के उपासक भारतवासी इसी स्थान पर गंगा जल के कलश आधे गोदा में उड़लते हैं। इधर एक रीति रिवाज को कालेलकर उल्लेख करते हैं। क्या बोलते हैं, आमतौर पर जब कभी यात्री लोग रामेश्वरम ऐसा पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, वे लोग गंगा से काशी से जो लोग आते हैं, भक्त लोग काशी से गंगा जल भरकर लेकर आते हैं अपने कलश पर। वो कलश को क्या करते हैं, गोदावरी नदी के पास आकर उसमें आधा जल गोदावरी नदी में उड़ेलते हैं। उड़ेलकर फिर उस पर गोदावरी नदी के जल को भरते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है, चलती आ रही है, इसी को इधर ये उल्लेख करते हैं। और फिर गोदा के पानी से उन्हें भरकर ले जाते हैं। कितनी भव्य विधि है, कितना पवित्र भाव प्रदान काव्य है। यह भक्ति रव प्रत्येक हृदय में भरा हुआ है। हर एक भक्त भारतीय का भक्त के हृदय में एक भक्त रव, एक भक्ति कार्य भरा हुआ है। वह घंटनाद और भक्ति रव पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। कालेलकर बोलते हैं, मंदिर के गोदावरी नदी के उस ओर मंदिर है, मंदिर से घंटनाद सुनाई पड़ता है। और उसके बाद ये भक्त लोगों का ये भक्तिपूर्ण कार्य है। ये गंगा जल के कलश को आधा जल उड़ेल कर आधा जल भरना, ये सभी पूर्व स्मृति ने ही सुनाया। ये पूर्व स्मृति पूर्व जन्मी हमारे अंतरात्मा मन ही मन उनकी ध्वनि सुनाई देती है। ये मंदिर के दरअसल तो केवल इंजन की आवाज ही सुनाई देती थी। देखिए कालेलकर इधर बहुत एक अपना पौराणिक रहस्य बात को इधर बता रहे हैं। क्या है, दरअसल वास्तव में गाड़ी में जाते समय सबको क्या सुनाई पड़ता है, रेलगाड़ी की आवाज है ना, रेलगाड़ी की आवाज। पर वो रेलगाड़ी की आवाज भी इनके कालेलकर के मन में एक भक्ति रव और मंदिरों से आने वाले घंटनाद को याद दिलाती है। ये उनके मन में जो पूर्व स्मृति है उसी ने ही इनको सुनाया। इसलिए उन्होंने वो कहा, आधुनिक संस्कृति के प्रतिनिधि के प्रति अपनी घृणा को यदि हम छोड़ दे। आधुनिक संस्कृति के प्रतिनिधि क्या है, ये गाड़ी है, रेलगाड़ी है। आधुनिक संस्कृति के प्रतिनिधि रेलगाड़ी वो जोर देते हुए ही चल रही है। उस समय वो क्या बोल रहे हैं, प्रतिनिधि के अपनी घृणा को यदि हम छोड़ दें तो रेल के पहियों का ताल कुछ कम आकर्षक मालूम नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं, ये रेलगाड़ी का पहिया है। रेलगाड़ी का पहिया आवाज उड़ाते हुए ही चल रहा है। हम तो कभी कभी कुछ लोगों को क्या हो रही है, ये रेलगाड़ी की आवाज तो वो उसे घृणा करते हैं। पर कालेलकर क्या बोलते हैं, हम वो रेलगाड़ी की आवाज को घृणा करने की बात को छोड़कर हम अपनी पूर्व स्मृति से देखें तो हमें मंदिर का घंटनाद सुनाई पड़ेगा। इसलिए वो इस आवाज को घंटनाद के साथ वो दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। आधुनिकी संस्कृति के प्रतिनिधि घृणा को यदि हम छोड़ दें तो रेल के पहियों का ताल कुछ कम आकर्षक नहीं होता। पुल पर जो उनका
विजयनाद संग्रामक ही सिद्ध होता है। ये रेल की पहियों का आवाज को विजयनाद बोलते हैं। विजयनाद रेलगाड़ी आगे आगे जाते जाते ये विजयनाद भी गाड़ी के आगे ही जाती रहता है। मूल पर गाड़ी काफी देर चलने के बाद मुझे ख्याल आया कि पूर्व दिशा की ओर तो देखना रह ही गया, पूर्व की ओर तो देखा नहीं, पश्चिम की ओर ही मैं देख चुका, ऐसा वो सोचते हैं। उसका और आगे बोलते हैं, और गोदावरी नदी किसकी ओर जा रही है? समुद्र में मिलने के लिए। इसीलिए सरितपदी से जब सरिदा मिलने जाती है, सरितपदी माने सागर, सरिदा माने नदी, नदियों के ये पदी ही सागर है, क्योंकि सभी नदियां अंतिम रूप में सागर में ही जाकर मिलते हैं। इसलिए जो भी हो, ये सरिदा को जब सागर में जाकर मिलते समय, अपने पति से मिलने के लिए जाते समय उनको एक प्रकार का संभ्रम होता है, घबराहट या उमंग, एक उत्साह हो जाता है, अभी अभी हम सागर से मिलने वाले हैं, ऐसा। उनका संभ्रम भी उदात्त रूप से ही व्यक्त हो सकता है। उस ओर के किंतु गोदावरी तो धीरोदात्त मादा है, लेकिन गोदावरी नदी अब दूसरी नदियों के जैसा नहीं है। गोदावरी नदी तो धीरोदात्त मादा है, इसलिए उसका संभ्रम उदात्त रूप में ही व्यक्त हो सकता है। उनमें वनश्री की शोभा पूरी पूरी खिली हुई थी, और बीच बीच में क्या है, उस ओर द्वीप, छोटे छोटे द्वीप दिखाई पड़े। वो द्वीप में वनश्री, वनश्री माने वन, वन में वन जैसा दिखाई पड़ा है, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं या उगे हुए हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। ये शोभा पूरी पूरी खिली हुई ही। बहते पानी के सामने टक्कर लेने वाले इन द्वीपों में किसी ने ऊंचे प्रसाद बनाए होते तो शायद वे दूर से ही दिख पड़ते। अगर कोई ये नदियों के दोनों ओर ऐसा, और नदी के बीच बीच में कुछ द्वीप दिखाई पड़ते हैं, ये द्वीप में अगर कोई ऊंचे ऊंचे महल बनाए तो दूर से आने वाले भी वो देख सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। प्रकृति ने तो केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी, और इस प्रकार कालेलकर गोदावरी नदी के प्राकृतिक वर्णन के बारे में ही बोलते आ रहे हैं। रेलगाड़ी में बैठे हैं, दोनों ओर देखते हैं, दोनों क्या क्या दृश्य दोनों ओर दिखाई पड़ता है, उसका पूरा वर्णन करते आ रहे हैं। अंतिम में बोलते हैं, प्रकृति ने तो केवल ऊंचे ऊंचे पेड़ों की विजय पताकाएं खड़ी कर रखी थी। पहले भी हमने देखा ताड़ के पत्र, पल्मेरा ट्री। अब नदी के बीच बीच द्वीप में दोनों ओर भी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। वो पेड़ कैसा दिखाई पड़ता है? विजय पताकाएं हैं, अर्थात विजय, विक्टरी, पताकाएं, फ्लैग, विजय पताकाएं जैसा दिखाई पड़ता है। और बाई ओर राजमुंद्री और धवलेश्वर की सुखी बस्ती आनंद मना रही थी। गोदावरी नदी के बाई ओर इधर राजमुंद्री और धवलेश्वर दोनों दो कई गांव हैं, गांव में रहने वाले और सुखी और आनंद से मना रहे हैं। ऐसे विरल दृश्य से तृप्त होने के पहले ही नदी के दाएं किनारे पर, और ये बाएं किनारे ये देखते हैं, और दाएं किनारे देखे तो किनारे पर उन्मत्तता के साथ बहते हुए खास की सफेद कलकियों का स्थावर प्रवाह दूर दूर तक चलता हुआ नजर आया। और एक ओर देखे दाएं राजमुंद्री और धवलेश्वर, और उसमें जो लोग हैं गांव में वो आनंद से मना रहे हैं। और दूसरी ओर यानी दाएं ओर देखे तो उन्मत्तता के साथ बहती हुई नदी, एक ओर
धवलेश्वर और राजमंदिर दिखाई पड़ा। और दूसरी ओर वो देखे तो इनमें कास की कलगियां, कास माने एक प्रकार का पौधा है, वो पानी में ही उस पलता है। वो क्या है? कास की सफेद कलगियां, ऐसा गोदावरी नदी है ना, उनके इसमें ऐसे सफेद रीड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसा ये काइंड ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन शैलो वाटर, दैट इज कॉल्ड कासी की कलगियां। कलगियां माने ऊपर का भाग। अब कासी की वो तावर ऐसा वो नदी में हिल जुल कर ऐसा बहुत वेग से जाते रहते हैं। प्रवाह, स्थावर प्रवाह दूर दूर तक चलता हुआ नजर आया, इनको दिखाई पड़ा है। नदी के पानी में उन्मादता, गोदावरी नदी का पानी बहुत वेग से चल रहा है। नदी के वेग से भी और भी आगे जलने के लिए ये काशी की कलगियां कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ये काशी की कलगियां क्या करते हैं? हवा बहुत वेग से चलते समय वो हवा के साथ मिलजुल कर काशी की नदियां नदी के फ्लो से भी आगे चले जाते हैं, ऐसा ये बोलते हैं। काशी की कलगियां इस प्रकार पवन के साथ षड्यंत्र रचाता, हवा के साथ एक षड्यंत्र रचकर किसके लिए? नदी के प्रवाह से भी और भी आगे जाने के लिए। इसलिए वह मनमानी लहरें उछाल सकता था, जहां तक नजर आ सकती थी वहां तक देखा, और नजर ही पहुंच यहां कम क्यों हो, कलगियों का प्रवाह तो चलता ही जा रहा है। गोदावरी के विशाल प्रवाह के साथ भी होड़ करते उसके संकोच नहीं होता था। और भी बोलते हैं, पहले उन्होंने कहा नदी के बीच बीच में कुछ द्वीप दिखाई पड़े हैं, और नदी में भी छोटे मोटे छोटे बड़े जहाज भी जाते थे, और वे बच्चों के जैसा खेलते थे, क्योंकि गोदावरी नदी उनकी माँ जैसा है। उसी प्रकार अब भी बोल रहे हैं ये काशी की कलगियों को। काश की कलगियों जिस प्रकार बहुत वेग से जाने के लिए कोई भी संकोच नहीं करता है। और वह संकोच क्यों करता? वो क्यों उनको संकोच करना है? गोदावरी के विशाल पुलिन पर उसने मादा का स्तन्यपान क्या कम किया था? गोदावरी नदी के पानी पीकर ही, स्तन्यपान उनका पानी पीना, गोदावरी नदी का पानी पीकर ही उनमें पले हुए हैं और उनमें उगे हुए हैं, और फिर वे गोदावरी नदी के लिए क्यों डरना, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए वो काशी की कलगियों को इस प्रकार गोदावरी के वेग से भी और भी आगे जाने के लिए वो डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कालेलकर बोलते हैं। और मादा गोदावरी राम लक्ष्मण सीता से लेकर वृत्त जटायु तक सबको तूने स्तन्यपान कराया। अंतिम भाग में, लेख के अंतिम भाग में कालेलकर कहते हैं, और गोदावरी नदी किन किन को अपने किनारे में उन्होंने उनका पालन पोषण किया, अपने पानी पिलाया, स्तन्यपान कहे, उनके पानी पीकर ही ये लोग इस प्रकार बड़े हो गए हैं। कौन कौन हैं? तेरे किनारे शूरवीर भी पैदा हुए, बहुत बड़े बड़े वीर लोग पैदा हुए हैं हे गोदावरी तुम्हारे किनारे। और तत्व चिंतक भी, और बहुत तत्व पढ़ाने वाले चिंतक लोग भी, और संत भी पैदा हुए, और राजनीतिज्ञ लोग भी, देशभक्ति भी पैदा हुए हैं, और ईश्वर भक्ति भी, सभी की तू माता है। और कई प्रकार के लोग पैदा हुए हैं आपके किनारे में, सभी के लिए आप माँ हैं, माता हैं। मेरे पूर्वजों की अधिष्ठात्री है, अधिष्ठात्री माँ जैसा है, उनका पालन पोषण करने वाले, और नई नई आशाएं लेकर मैं तेरे दर्शन के लिए आया हूँ। कालेलकर बोल रहे हैं, मैं अपने मन में बहुत नई नई आशाएं लेकर आया हूँ आपके दर्शन करने के लिए।
दर्शन से तो कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु मेरी आशाएं तृप्त नहीं हुई, पर मेरे मन में जो जो आशाएं हैं वे अभी भी तृप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार तेरे किनारे रामचंद्र ने दुष्ट रावण को नाश करने का संकल्प किया था। ये गोदावरी नदी के किनारे बसे पंचवड़ी में ही श्री राम और लक्ष्मण और सीता रहते थे, और पंचवड़ी में रहते समय ही रावण आकर सीता का हरण किया है। इसीलिए रावण को मारने के लिए ये पंचवड़ी में ही रावण ने संकल्प किया था, शपथ किया था। और वैसा ही संकल्प में कब से अपने मन में लिए हो। मैं भी वो रावण ने किस प्रकार रावण को वध करने का संकल्प किया, उसी प्रकार कालेलकर बोल रहे हैं, मैं भी अपने मन में एक संकल्प लेकर आया हूँ। तेरी कृपा होगी तो हृदय में से तथा देश में से रावण का राज्य मिट जाएगा, राम राज्य की स्थापना होने में देखूंगा। जिस प्रकार राम रावण का वध करके राम राज्य को स्थापित किया, उसी प्रकार हमारे देश में अंग्रेजों को शासन काल का वो निकाल कर इधर स्वतंत्र शासन स्थापित करना, यही मेरा संकल्प है, वो बोल रहे हैं। फिर तेरे दर्शन के ये संकल्प पूरा होने में मैं देखूंगा, और फिर तेरे दर्शन के लिए मैं आऊंगा। यह संकल्प मेरा देश स्वतंत्र होगा, होने के बाद मैं फिर आपके दर्शन के लिए आऊंगा। और कुछ भी नहीं तो काशी की कलगियों के स्थावर प्रवाह की तरह मुझे उन्मत्त बना है। अगर मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो जिस प्रकार ये काशी की कलगियां उन्मत्त होकर बड़े बड़े वेग से चलते रहे, उसी प्रकार मन भी उन्मत्त हो जाऊंगा, जिससे बिना संकोच के एक ध्यान होकर मैं मादा की सोच में रद रख सकूं। मैं अपने देश रूपी मादा के सोच में सेवा में रद रख, ये मादा की सेवा करने के लिए ही मैं आऊँ। देश की संकल्प पूरा नहीं होने पर भी मैं अपने देश रूपी मादा की सेवा करता रहूँगा। बाकी सब कुछ भूल जाऊँ, और बाकी सब कुछ मैं भूल जाऊँ अपने जीवन में। तेरे नीर में अमोघ शक्ति है, ये गोदावरी आपके नीर में, आपके पानी में अमोघ शक्ति है। तेरे नीर के एक बिंदु का सेवन भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बूंद पानी जो भी लेता है वो उनका शक्ति कितना बढ़ जाएगा। तेरे नीर के एक बिंदु का सेवन पीना भी व्यर्थ नहीं हो जाएगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी पाठ में टिप्पणी के रूप में आपको पंचवड़ी नाम एक प्रश्न दिया गया है, उसके बारे में देखेंगे। पंचवड़ी के साथ रामायण का अटूट संबंध है, क्योंकि इसका इतिहास ही धीर वीर रामचंद्र और त्याग की मूर्ति सीता से श्री गणेश हुआ। दोनों ने वनवास काल में जितने प्राकृतिक सुख के आनंद बटोरे, उतने ही मानसिक दुख भी सके। राजबाड़ जोड़ते समय जितना दुख रामचंद्र को नहीं हुआ था, उससे चौगुना दुख आनंदावधि के अंत में हुआ। सीता वियोग से व्यतीत रामचंद्र और लक्ष्मण की शारीरिक मानसिक दुर्दशा देखकर पंचवड़ी के पशु पक्षी भी क्रंदन करने लगे। गोदावरी भी व्यतीत की हो प्रबल प्रवाह से अपना सिर धुनने लगी। पंचवड़ी एक तपोस्थल होने के कारण आज भी वहाँ अनेकों साधु संत विचरण करते हैं, ईश ध्यान करते हैं, जब तब करते हैं, और समय समय पर अपनी मंगलवाणी के माध्यम से जनजीवन को नैतिकता के उपदेश संदेश भी देते हैं। आज भी आप नासिक पंचवड़ी में घूम कर देखें, चाहे चौमासे में जाए या गर्मी में, यही आभास होगा कि
पंचवड़ी जटायु की तरह सीधा सीधा पुकार रही है। काका साहब कालेकर उल्लेख करते हैं कि गोदावरी ने रामचंद्र की सहनशीलता के साथ साथ सीता की व्यथा का भी दर्शन किया इसी पंचवड़ी में। इस प्रकार कालेकर इस लेख को समाप्त करते हैं। निबंध सौरभ का दूसरा पाठ है समय काटने वाले। इसके लेखक हैं हरिशंकर बरसाई। लेखक हरिशंकर बरसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य साहित्य को एक विधा का दर्जा दिया। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि समाज में पाई जाने वाली संगतियों और विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन की ओर और अपने कर्म प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झकझोर देने में सक्षम है। भाषा प्रयोग में बरसाई के असाधारण कुशलता प्राप्त है। उनका पूरा लेखन बरसाई रचनावली के नाम से संग्रहित है। लेख का केंद्र भाव। समय काटने वाले इस लेख का केंद्र भाव क्या है? लेखक इस लेख में रिटायर्ड आदमियों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि उनकी समस्या मानवीय और सामाजिक है और सलाह भी देते हैं कि समाज का कर्तव्य है कि इन रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए कुछ करें, नहीं तो रिटायर्ड आदमी युवकों के काम में धकेल देगा और समाज की कार्यशक्ति कम हो जाएगी। यही इस लेख का केंद्र भाव है। और सारांश को विस्तार से देखेंगे। लेखक समय काटने वाले को काटनकार कहते हैं। काटनकार जो आदमी समय काटने के लिए आ रहा है या समय काटता है। लेखक अपने को धोबी का पत्थर मानते हैं और कहते हैं समय काटने वाले लोग अपने समय काटने के लिए लेखक के पास आते हैं और उनके साथ बैठकर बात करते करते उनके मन में एक तृप्ति होती है। हमारा समय तो कट गया, अभी हम जा सकते हैं बोलकर चले जाते हैं। लेखक पर सोचते हैं ये लोग मेरे सिर को कपड़ा धोने का पत्थर जैसा समझ गए हैं, इसलिए मेरे पास आते हैं और इस प्रकार अपनी समस्याओं को समय काटने के लिए बोलते रहते हैं। समय का सदुपयोग करना, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। समय को रोज पैदा हो जाता है। रोज हम सवेरे उठते हैं और रात को सो जाते हैं। लेखक समय काटने वाले को काटनकार कहते हैं। लेखक अपने को धोबी का पत्थर मानते हैं और कहते हैं समय काटने वाले अपने न कटने वाले समय को मुझ पर पटक पटक कर मार डाला है। समय जब तार तार होकर मर जाता है यानी समय कट जाता है तो वे प्रसन्न होकर चले जाते हैं। अब इनके साथ बैठते हैं, अपने मन में जो जो समस्याएं हैं लेखक के साथ बात करते हैं, फिर वे प्रसन्न होकर चले जाते हैं। कि लेखक इसलिए कहते हैं अब अपने घायल सिर को सहलाते हुए वे सोचते भी हैं कि सरप्लस समय को कपड़े को यानी कपड़े सरप्लस समय रूपी कपड़े को पछाड़ने के धोबी के पत्थर से कुछ नहीं है। मेरा सिर क्या ये लोगों के लिए धोबी का पत्थर है? वे लोगों के लिए जो सरप्लस का समय हुआ उसको कटने के लिए मेरे पास आकर मेरे सिर को ये धोबी का पत्थर समझकर वे कट कर जाते हैं। अब समय का सदुपयोग करने के लिए लेखक एक उदाहरण बोलते हैं।
समय तो रोज पैदा हो जाता है, रोज हम सवेरे उठते हैं, रात को सोते हैं, फिर दूसरे दिन सवेरा होता है। इसलिए समय तो रोज पैदा हो जाता है और उसे रोज काटना पड़ता है। ये कुछ लोगों के लिए उसे रोज काटना भी पड़ता है। सारे समय को एक बार ही काटने के लिए कोई समय है क्या? और 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने का टाइम को मुझे एक ही बार काटना है बोलकर उसके लिए कुछ तरीका ढूंढना है क्या? ऐसा लेखक पूछते हैं, जिससे वह फिर पैदा न हो और भी समय नहीं पैदा न हो। ऐसा इस अवसर पर लेखक एक सत्याग्रही का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह एक सत्याग्रही जेल में है। वो अपना समय काटने के लिए जासूसी किताब पढ़ रहा था। उनके पास खड़े विनोबा ने पूछा, अरे क्या आप पढ़ रहे हो? तुरंत वो सत्याग्रही ने कहा, मैं जासूसी किताब पढ़ता हूं। तुरंत, क्यों पढ़ते हो? समय काटने के लिए। तुरंत विनोबा ने कहा, आपको समय काटना है तो आप इस पास के खंभ में जाकर आपके सिर को मारो। इस प्रकार का वेस्टलेस या अनुपयोगी कार्यों में आपका समय को न लगाओ। जो भी समय काटना है तो उपयोगी चीज़ों में, उपयोगी बातों में वो समय को काटना है। लेखक का वो कहना है, सार्थक बातों में ही काटना है। यानी सोचने के लिए अन्य गंभीर समस्याएं हजारे हैं, तो समय काटने जासूसी किताब ही मिला, ऐसा वो बोलते हैं। और सत्याग्रही की एक बार लेखक के पास एक साहित्यकार आए थे अपने समय काटने के लिए। ऐसे अवसरों पर इस प्रकार के बहुत कुछ पढ़े लिखे लोग अपने पास आए तो लेखक कुछ उपाय करते हैं ये लोगों को तिरस्कार करने के लिए। वे लोग बात करते समय ही लेखक क्या क्या काम करते हैं देखिए। ऐसे अवसरों पर लेखक काटनहार से बचने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। एक तो तम्बाकू खाकर पीक मुंह में भरना। पान है ना, पान खाकर पान खाते समय जो पानी आता है मुंह में, उसे मुंह में ही भर कर रखना, तब तो कुछ बात नहीं कर सकते, ऐसा ही। और दूसरा उपाय है बोलना ही बंद करके एकाएक उदास हो ऐसा दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाते हैं। और दूसरा उपाय क्या करते हैं? बहुत उदास होकर एक दार्शनिक मुद्रा में, ऐसा बहुत चिंतित मुद्रा में ही बैठ जाते हैं। ये देखकर आए हुए लोग छोड़कर तुरंत चले जाते हैं। इतने हिंट देने पर भी कुछ लोग नहीं जाते हैं। ये साहित्यकार भी ऐसे आदमियों में एक है, नहीं उठे। तो लेखक ने पूछा, कहाँ जाने का इरादा है? क्या आप कहीं जाने वाले हैं? तुरंत वे जरा बाजार तक जाना है बोलकर उठकर चले गए। थोड़ी देर के बाद लेखक वो आदमी, साहित्यकार आदमी चले गए। फिर लेखक क्या करते हैं? कुछ पान खाने चौराहे की तरफ गए तो देखा वो साहित्यकार अभी गए ना, वो उधर चौराहे पर खड़े होकर इस ओर जाना या उस ओर जाना फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उनको देखकर लेखक को बहुत दया आई। बेचारे इस आदमी को हमने भगा दिया है, ये आदमी अब अपना समय को काटने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहा है बोलकर इनको दया आई। फिर अचानक लेखक के मन में और एक विषय, एक बात आई। क्या है? इसी प्रकार एक बार आत्मरक्षा की भावना तीव्र हुई उनके मन में। क्या ने एक बार एक गाय एक तार में फंस गई। वो तार कैसे हैं? उसमें तार फंसे हैं, वो गाय तार में फंस गई है, उसकी रक्षा करना। अगर कोई गाय की ऊपर दया होकर गाय को छुड़ाने के लिए पास गए तो
ये गाय क्या करता है, बहुत गुस्से से हमें मारने के लिए आते हैं समझकर बहुत गुस्से से इनको अपने सींग से ये मारते हैं। ये इस प्रकार सोचकर लेखक भी इस साहित्यकार आदमी को फिर पुनः बुलाने का विचार छोड़ दिया है और गाय को कंडीले दार से निकालने पर वह लेखक को गुस्से में सींग मार देता। क्या करना फिर अधहा दया समेत उसे देखते रह गए। हमें क्या कर सकते हैं, कम से कम दया ही दिखाई कर सकते हैं और उनको रक्षा करने के लिए हम लगे तो हमारी रक्षा चली जाएगी। उसी प्रकार उस साहित्य प्रेमी आदमी दिखाई पड़े, यानी खाली समय रूपी कंडीले तार पर फंसते। दया की भी शर्तें होती है, हम उनके ऊपर दया हो सकते हैं पर उनको बुलाने पर हमारी ही आपत्ति फिर होती है। इस प्रकार और दया की भी शर्तें होती हैं बोलते हैं। एक बार जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने बर्फ दौड़ने के कीले से खोंच कर अपनी बीवी को मार डाला था। देखिए वो आदमी कौन है, वो जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य थे। ऐसा आदमी अपनी बीवी को एक कीले से खोंज कर मार डाला। लेखक कहते हैं दया की भी शर्तें होती है, कुछ कंडीशन तो अवश्य दया के लिए होती रहती है। हर प्राणी दया का पात्र है। इस समाज के हर एक प्राणी के ऊपर हम दया दिखा सकते हैं पर अपनी बशर्ते कि वो अपनी बीवी न हो। आमतौर पर आदमी लोग अपने बीवी के ऊपर दया नहीं दिखाते हैं, इसीलिए लेखक इधर व्यंग्यात्मक रूप में वो कहते हैं। यहाँ लेखक ने व्यंग्यात्मक तीर मारा है कि बीवी पर दया ही नहीं करनी चाहिए। बीवी पर आपको दया दिखाने के लिए दया करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करना, तात्पर्य है कि बीवी बुढ़िया हो जाए तो, अगर पति और पत्नी दोनों बूढ़े बन गए तो क्या करना, पतिदेव को बीवी के साथ सहानुभूति पूर्वक उसके साथ बैठना है और ऐसी स्थिति में रिटायर्ड को अपना अधिक समय अपनी बीवी के साथ करनी चाहिए। अपनी बीवी के साथ करे तो वो बीवी इनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाती थी, उनको भी बीवी के ऊपर गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं हो सकती। बूढ़ापे के कारणों को दूर करने के लिए समय का सदुपयोग करना था। लेखक का कहना यही है, समय का सदुपयोग करे तो ये बूढ़ापे की समस्या ही नहीं है। हर प्राणी दया का पात्र है, परंतु रिटायर्ड आदमी बूढ़ा अधिक दया का पात्र है। सभापति वो एक जमाने में वो क्या था, ये अपने घर के पतिदेव रहे, अपने घर के अध्यक्ष रहे, समाज का सम्मान का भूखा है। वो सबों के बीच से होते हुए भी अकेला है। एक बूढ़ा आदमी हमेशा अपने को एक एकांत स्थिति में रहने वाला ही सोचता है। दुखी है, निराश है, उनके मन में कभी निराशा है। इसलिए हम बुजुर्गों का भी आदर करना चाहिए बोलते हैं। एक दिन एक रिटायर्ड आदमी लेखक के पास बैठे थे। तब लेखक से बातें करने विश्वविद्यालय के दो छात्र नेत्रा आए हैं। विश्वविद्यालय के दो छात्रगण आए थे लेखक से बात करने के लिए। उसी समय लेखक के साथ एक रिटायर्ड आदमी भी बैठे थे। रिटायर्ड आदमी बीच में बोलते रहे। वो दोनों छात्र लेखक से बात करते समय बीच में वो रिटायर्ड आदमी भी बात करते रहे। तुरंत वो छात्रों ने कहा, जरा आप हमें बात कर लेने दीजिए न, ऐसा कहा। वो तुरंत वो रिटायर्ड आदमी चुप हो गए।
लड़कों के जाने के बाद रिटेड ने लेखक से कहा कि हमारे अनुभव के आधार पर कुछ कहते तो ये लड़के, ये छात्र आजकल सुनने तैयार नहीं है। लेखक ने कहा, आजकल शायद अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं। वे उदास होकर कहने लगे, वो आदमी कि जब हम जवान थे तब यह मान्यता थी कि बड़ों से दबो। जब हम लोग जवान थे तब हम बड़ों के लिए बड़ों का आदर करते थे, उनका आदर करते थे। अब हम बूढ़ापे में ये छात्रों को, ये लड़कों से दबे रहना पड़ता है। और एक उदाहरण लेखक देते हैं, अनमेल मित्रता। लेखक के पड़ोस लड़का बेकार था, उसको वो पड़ोस वाला था, वो लड़का कॉलेज तक पढ़ा हुआ है और अब बेकार है, उनके लिए कुछ काम नहीं है, उसको समय काटना था। उसके पिता के दोस्त एक रिटायर्ड आदमी है, उनके पिता के एक दोस्त रिटायर्ड आदमी उनके घर बार बार आते जाते थे, उनको भी समय काटना था। दोनों, अब ये लड़का और युवक और इनके पिताजी के दोस्त दोनों मित्र बन गए, दोनों के अनमेल मित्रता, उनको भी समय काटना था। दोनों मित्र बन गए, अनमेल मित्रता के अनमेल, और ये उम्र में वो अंतर है, ये युवक है, वो बूढ़ा है। अनमेल मित्रता के बावजूद दोनों दुनिया के सारे विषयों पर चर्चा करके समय काटते रहे। एक दिन दोनों जोर खूब लड़ रहे थे। अचानक ही देखा तो एक दिन दोनों खूब बातों बातें लड़ रहे हैं। कारण क्या है कि तमाके खाते वक्त छूने में मक्खन डालना था या नहीं। उनकी समस्या क्या है, वो दोनों बातें करते करते तमाकू पान खाते हैं, पान के साथ सुपारी और चूना लगाते हैं। ये छूने में घी लगा, मक्खन लगाना या नहीं, ये दोनों के लिए संदेह है। एक बोलता है मक्खन लगाना, एक बोलता है चूना के साथ मक्खन लगी लगाना। इस प्रकार दोनों के बीच में, वो दोनों के विचार में अंदर आया, दोनों झगड़ा करने लगा। शाम को दोनों अलग होने के बाद खुश थे और झगड़ा करते करते दोनों शाम को अलग हो गए। अब अलग होते होते दोनों बहुत खुश में थे, क्योंकि लड़ लिए थे ना, दोनों खूब लड़ लिए थे ना, इसीलिए अब अलग हो गए, अब दोनों खुश हो गए। इस घटना का तात्पर्य यह है कि बातों बातों में जब किसी के लिए प्रतीक्षा का प्रश्न उत्पन्न हो जाए, ईगो प्रॉब्लम आ गया है, वह मान्य को भी अमान्य कर देता है। वो मानी हुई बात होने पर भी अमान्य ही मान कर देता है। लेखक दोनों की मानसिकता को दर्शाते हुए यह आशय प्रकट करते हैं कि झगड़े में दोनों के बीच उम्र का अंतर कदम हो जाता है। जब वे झगड़ा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने, तब दोनों के बीच में उम्र का अंतर कदम हो जाता है, दोनों मित्रवत झगड़ा करते हैं। लेखक अपने व्यंग्य में इसी पक्ष का उद्घाटन करना चाहता है। और एक उदाहरण देते हैं, गणित अध्यापक। लेखक के एक रिश्तेदार गणित के अध्यापक थे। वे लेखक के पास आकर घंटों तक समय काटते थे। लेखक को अच्छा नहीं लगा। एक दिन उनके बोलने के पहले ही लेखक अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी। लेखक को इस प्रकार के काटनकार को तिरस्कार करने का और भी एक उपाय है। क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामला शुरू कर देते हैं, तब कुछ लोग बोर होते हुए उड़कर चले जाते हैं। इसी प्रकार लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी। तुरंत वे उठे और जरा नहा लूं कहकर चले गए। उसके बाद वे आते तो
5-10 मिनट ही लेखक के पास बैठते। उसके बाद भी ये गणित अध्यापक आते थे, पर केवल 5 मिनट बैठकर चले जाते थे। मगर अब उनके बेटी दामाद परेशान रखने लगे। ये गणित अध्यापक की बेटी अब दामाद ही वो घर में हैं, और वो गणित अध्यापक के बेटे और दामाद लेखक के पास आकर शिकायत ही, इस प्रकार हमारे बाप के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा। मगर अब उनके बेटी और दामाद परेशान रहने लगे। लेखक ने उनको सलाह दी कि उन्हें अपने पोते को गणित बढ़ाने में लगा दे। आपका बेटा है ना, वो बेटे को ये अपने पिता को गणित पढ़ाने के काम में लगाओ, ऐसा बोलकर भेज दिया। अंततः हरिशंकर परछाई व्यंग्यात्मक ढंग से रिटेड को संदेश देता है कि समय को अनावश्यक बातों पर व्यतीत किए बिना रचनात्मक चर्चाओं में बिताए, और समाज को भी सुझाव देता है कि ऐसी योजनाओं को प्रस्तुत किया जाए जिससे रिटायर्ड बूढ़ों का समय सदुपयोग करने में कटे। अब न किसी का समय नष्ट करे, नहीं किसी को करने का अवसर प्रदान करे। समय सबके लिए अनमोल है, और समय का सदुपयोग ही मानव जीवन को उन्नत बनाता है। और इसमें रिटायर्ड लोगों की ट्रेजेडी बोलकर एक बात करते हैं लेखक, वो भी देखेंगे। हरिशंकर परछाई बोलते हैं, रिटायर्ड आदमी की ट्रेजेडी मानसिक और भावात्मक है। रिटायर्ड आदमी देखता है कि उसके कारण बहुत कुछ होता रहा था, और अब उसके कारण कुछ नहीं होता। अर्थात रिटायर्ड आदमी में कर्तापन को अहम भाव दूर उसे यह महसूस होता है कि वह अप्रासंगिक यानी आउटडेटेड या बेकार हो गया। वो रिटायर्ड आदमी सोचता है, वो आजकल मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, कोई भी मेरी ओर नजर नहीं डालती हैं, इसलिए ऐसा वो सोचते हैं। लेखक व्यंग्य से भरे अनुभव करता है कि सबको रिटायर्ड लोगों की तकलीफ समझने की कोशिश करनी चाहिए। सभी लोगों को, जो रिटायर्ड नहीं है, बाकी लोग, उनके घर के लोग और समाज के लोग, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिटायर्ड लोगों का एक बड़ा समूह है, अतः समाज का यह वर्ग न कुछपन से पीड़ित रहे, यह ठीक नहीं है। वे रिटायर्ड समूह इस प्रकार एक अकेलापन से महसूस करते रहे तो वो ठीक नहीं है। इस विषय में युवा वर्ग को गंभीर होना पड़ेगा। वे क्या करना चाहिए? उदाहरण स्वरूप आदमी रिटायर्ड हो जाए तो उसके परिवार का कर्तव्य है कि थोड़ा समय निकालकर उससे बात करें। रिटायर्ड आदमी, सब लोग अपने अपने काम देखने के लिए चले जाते हैं, रिटायर्ड आदमी अकेला घर में बैठे रहते हैं। इस प्रकार के अवसर में जब वे बाहर से वापस आए, घर के सदस्य लोग, उनके साथ बैठकर और 5 मिनट बात करना है, बात करें, इसका एकाकीपन दूर करें, तभी उनका एकांत मनोभावना, एकाकीपन दूर हो जाती है। जो कभी घर का करता था वो एक समान है, ये घर का करता था, है ना, ये घर के सारे कार्य को संभाल करते थे। जिसने खून पसीनों की कमाई से अपने कमाई कैसा किया, खून पसीने से अपनी कमाई से परिवार रूपी इस पेड़ को उन्होंने सींचा और फलदार छायेदार बनाया, ये परिवार को बहुत संपन्न कराया। इसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं को भी सेवानिवृत्त व्यक्तियों के समय काटने के लिए वैसे कार्य निर्धारित करना चाहिए, इससे उनका एकाकीपन वो नहीं रहने का एक अवसर आ जाएगा।
इस प्रकार लेखक रिटायर्ड लोगों की ट्रेजेडी के बारे में बोलते हैं। हरिशंकर परसाई इस प्रकार समय काटने वाले इस पाठ के द्वारा हमें अनेक उदाहरण बताए हैं और हमें महसूस कराने के लिए प्रेरणा भी देते हैं कि इस समाज के रिटायर्ड लोगों को हम एक आदरपूर्वक लोगों के साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना है, उनका आदर करना है, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है बोलकर अपना सलाह देते हैं। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि ये दोनों पाठ आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार शीघ्र में ही हम और 2 पाठों के साथ बैठेंगे, विस्तार से उसका अवलोकन करेंगे। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।